सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। और मैं जो बोल रहा हूं इसके पीछे नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल का गंभीर मुद्दा है। देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा बहस भी गंभीर ही रखेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि मार्च 2026 तक देश नक्सल मुक्त हो जाएगा। इसका क्राइटेरिया दावे पर सवाल खड़े करता है, लेकिन जिस जख्म के नासूर बनने में सालों लगे वो अंत के नजदीक है। ये सुनना जितना सुखद लगता है, उस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल जरूर हो जाता है। राजस्थान के भी अब खास इलाके में हिंसा की किसी भी घटना पर नक्सली इंटरफेरेंस के इनपुट का आरोप या इनपुट अर्बन नक्सल जैसी कई बातें हैं। हालांकि आत्मसमर्पण कार्रवाइयां लगातार जारी हैं, बड़ी सफलताएं भी मिली हैं, पर एक साल में समस्या जड़ से खत्म होगी या चिंगारी रह जाएगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और इस वक्त मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता जयपाल सिंह बांडोता जुड़ रहे हैं और साथ ही सब्जेक्ट की एक्सपर्ट हैं वर्णिका शर्मा जी। उनका भी मैं स्वागत करता हूं आप दोनों का। जयपाल सिंह बांडोता जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। देखिए क्या है, जो लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ने बताई है वो ये बताया है कि अगर भाई किसी इलाके में 98% थानों में एक साल में अगर कोई घटना नहीं होगी तो हम उसे नक्सल मुक्त घोषित कर देंगे। मेरा जो सवाल है वो उस 2% के लिए है जो कहीं इलाके में चिंगारी न छोड़ दे, जो बाद में एक बड़ा आंख का स्वरूप ले ले। देखिए स्वप्निल भाई, अब पिछले यदि 10 सालों का पूरा टेन्योर को अपन देखें तो ये एक दिन में समाप्त होने वाली समस्या नहीं थी और इस पे एक सतत कार्य करने की जरूरत थी। और जब माननीय मोदी जी ने 2014 में शपथ ग्रहण किया, उसके बाद में तुरंत एक सामूहिक प्रयास के तहत लाइन ऑफ एक्शन, मतलब जो उसको टारगेट जड़ से मिटाने के लिए काम करना शुरू किया। तो एक दिन में तो नहीं हुआ है काम है। जैसा आज माननीय होम मिनिस्टर ने कहा कि 126 जिले इससे प्रभावित थे, उसमें अब 26 रह गए। तो इसमें सतत प्रयास हुआ है और पिछले 10 सालों का एक लंबा संघर्ष रहा है। हमारी जो फोर्सेज है उनको सामना करना पड़ा, हमारी सिविल सोसाइटी को साथ में लिया है, कम्युनिकेशन किया है। तो निश्चित रूप से 10 सालों के आंकड़े बताते हैं और इन 10 सालों के प्रयास बताते हैं कि देश अब इन समस्याओं से पार पाने के लिए तैयार है और निश्चित रूप से उसके सतत प्रयास। जयपाल भाई, प्रॉब्लम क्या है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि आपने टारगेट बहुत बड़ा रख लिया है। ये समस्या उतनी छोटी नहीं, मतलब 10 साल में निपटने लायक समस्या कहाँ नहीं जा सकता। चिंगारी रह जाती है तो क्या होता है, जैसा खालिस्तान मूवमेंट के साथ हुआ। चिंगारी रह गई तो आज किस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं आप देख रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। देखिए स्वप्निल भाई, मैं आपको कहना चाहता हूं कि वो अब आज हम कहते हैं कि बदलता हुआ हिंदुस्तान क्या है। जो पूर्ववर्ती सरकारें रही 2004 से, जैसा आज मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि उनका जो स्वभाव था, उनकी जो कार्य पद्धति थी वो लचीली थी। अब भारत की वो नहीं है, अब डिफेंसिव नहीं है, हम अटैकिंग है। इसलिए आतंकवाद के मामले में जीरो टॉलरेंस, उग्रवाद नक्सलवाद जीरो टॉलरेंस। तो जो हमारी पॉलिसियां हैं उनको चेंज किया है। इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि अब कोई दोबारा इसी प्रकार के 2% कहीं रह गया तो 2031 मार्च 2026 यदि डेडलाइन लिया है तो निश्चित रूप से ये बिल्कुल नहीं। फिर देखिए जयपाल जी, मैं थोड़ा सा इस सवाल को ना और समझाने की कोशिश करता हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर 98% थानों में एक साल में कोई घटना नहीं होगी तो नक्सल मुक्त आप घोषित कर देंगे, लेकिन 2% थाने तब भी आप नक्सल प्रभावित मान रहे हैं। अब उसमें होता क्या है ना कि वो सोती हुई चिंगारी है, वो दबी हुई चिंगारी है, किसी दिन उठी तो बहुत बड़ा बवाल करेगी। अच्छा, मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, कांग्रेस की एक पूरी फ्रंट लीडरशिप छत्तीसगढ़ में खत्म हुई ऐसे ही एक नक्सली हमले में। इसके अलावा कई जवान शहीद हुए आज तक। मैं अभी तो मैं तेलंगाना या आंध्र प्रदेश के हिस्सों की या महाराष्ट्र के बॉर्डर एरिया की या झारखंड की बात भी नहीं कर रहा हूं। दूसरा, हमने ये देखा कि ये छिपे हुए इनपुट्स कैसा तबाही मचाते हैं। आपको याद होगा डूंगरपुर साइड, बांसवाड़ा साइड जिस तरह की हिंसा फैली, उसमें आप ही लोगों ने कहा था ना कि भाई नक्सली इनपुट्स हैं। तो ये इनपुट्स कैसे तैरते हैं? ये 2% अगर चिंगारी रही दबी हुई तो वो बड़ा आग बनेगी। मुझे यहां पर मेरा सवाल है।
देखिए स्वप्निल भाई, बहुत अच्छा सवाल भी बहुत अच्छा है। और निश्चित रूप से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल फोर्सेस के आधार पर इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जो अभी सरकार काम कर रही है वो 3-4 स्टेट्स में काम कर रही है। वहां पे लोकल जो लोग हैं उनके साथ कम्युनिकेशन करके ठीक है। हाई जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज में लेके, और वहां केवल गोली तान देना ही केवल समाधान नहीं है। इसलिए वहां पर लोकल लोगों को इसके लिए तैयार किया जा रहा है। वो लोग कम्युनिकेशन है, वहां पे जो हमारे अत्याधुनिक हथियार है या हेलीकॉप्टर्स है, चोपर्स है, वो उनको प्रोवाइड कराए गए हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि केवल एक स्तर पे काम नहीं किया जा रहा है कि इसको इस पे दबा दिया जाएगा। वहां के लोकल लोगों को साथ में लेके, और जैसा आज माननीय मंत्री महोदय ने जो आंकड़े दिए वो बता रहे हैं, इस चीज को बता रहे हैं कि वहां पर स्ट्रांग हुई है, हमारा कम्युनिकेशन स्ट्रांग हुआ है, लोकल लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन हुआ है। इसलिए हम इस बात को पूरा दावे के साथ कहते हैं कि अब इस प्रकार की कोई व्यवस्था होती है तो समाज एक्शन कर रहे हैं वापस। ठीक है जयपाल भाई, मैं आऊंगा आपके पास आगे, लेकिन वर्णिका जी, मैं मेरे साथ प्रोफेसर सीबी यादव भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। स्वागत है यादव भाई आपका। वर्णिका जी, आप मेरे सवाल का मंतव्य समझी होंगी। मुझे डर उस चिंगारी चिंगारी का ही है। दूसरी बात जो मैं जोड़ना चाह रहा हूं कि बदला क्या है। मतलब अभी तक सरकारें ये बोलती थी कि हम इससे निपट रहे हैं या हम इससे निपट लेंगे। एक सरकार उठकर आती है और वो ये कहती है कि नहीं, हम खत्म ही कर देंगे, और वो डेडलाइन भी दे देती है। क्या बदला है? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं स्थानीय रूप से इन क्षेत्रों में ऐसा नहीं एक दो बार जाके आना है या साल में एक दो बार जाके हम आ रहे हैं, सिर्फ शोध करके आ रहे हैं। निरंतर उन क्षेत्रों में मेरा जाना हो रहा है, और मैंने 2009 से लेके आज 2025 तक के बदलते परिप्रेक्ष्य को बहुत करीब से देखा, जाना और समझा है। आज की स्थिति मैं बता दूं कि एक समय वो था कि जब वहां पे कहा जाता था, बड़े से बड़े लोग ये कहते थे आज से 6 से 7 साल पहले कि कीप द टॉपिक अनटच्ड, इस विषय पे बात ना करें तो बेहतर होगा। आज से 3-4 साल पहले भी ऐसी बातें आ रही थी। लेकिन आज वो एक समय आ गया है जब हम पैरेलल लेवल पे स्ट्रेटेजिकली और टैक्टिकली दोनों लेवल पे एक साथ ऑपरेशंस कर रहे हैं, और ये दोनों ही ऑपरेशंस एक साथ जो समेकित रूप से रिजल्ट लेके आ रहे हैं वो बहुत सकारात्मक रिजल्ट लेके आ रहे हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका पहला कारण ये है जो अभी मैंने कहा कि दोनों प्रकार के ऑपरेशन एक साथ चलाए जा रहे हैं। एक तरफ गन तो दूसरी तरफ मन, दोनों ही चीजों पे एक साथ जो समायोजित रणनीति है उसके तहत काम किया जा रहा है पिछले 1-1.5 वर्षों में। परंतु मुझे शुरू से एक बात ये लगती थी, क्या ये दोनों नीति परसिस्टेंसी बनाए रखेगी? क्या ये चीज लगातार जारी रहेगी? तो है वहां पे एक जो पुनर्वास नीति को लेके है, आत्मसमर्पित नक्सलियों को लेके जो योजनाएं आ रही हैं अच्छी हैं। इसके अलावा जो वहां का युवा है, अब मैं उसके बारे में आपको बताना चाह रही हूँ। जिस मन की बात मैं कर रही थी, वहां का युवा आजकल टेक्नोलॉजी को लेके कहीं ना कहीं फ्रेंडली होता जा रहा है। अंदर से अंदर जगहों में, केवल रोड के किनारे लगे जगहों पे नहीं, बल्कि चेरपाल जैसे अंदर के अंदर जगहों में, बीजापुर जिसको हॉटस्पॉट माना जाता था इंसर्जेंसी का, उस क्षेत्र में भी मोबाइल नेटवर्क और लोगों के पास एक पहुंच बनी हुई है। तो वहां का युवा अब ये चाहने लगा है कि हम क्यों अपने क्षेत्र में किसी प्रकार का दीमक बर्दाश्त करें, अब हम क्यों मैदानी क्षेत्रों के जैसे आगे नहीं बढ़ सकते। आप जिस 2% व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे थे, चूंकि साइबर स्ट्रेटेजी पे काफी काम किया है, साइकोलॉजिकल वेपनरी सिस्टम पे काम किया है, तो मैं बताना चाहूंगी कि वाकई में ये जो माओइस्ट हैं ये ट्रांसफॉर्मेशंस लेते हैं। ये जब ये बेसिकली ये मोबाइल वॉरफेयर और गुरिल्ला वॉरफेयर के माहिर होते हैं। जैसे इन पे अटैक की स्थिति में हम आते हैं, ये ट्रांसफॉर्म होते हैं और किसी और रूप में ये अपने एक्शन प्लान करते हैं। लेकिन आज की स्थिति निसंदेह उस क्षेत्र में, कभी मैंने पूछा था कि इस क्षेत्र में यदि माओइस्ट समस्या का उन्मूलन करना हो या निजात पाना हो तो क्या किया जा सकता है, तो एक बहुत ही वृद्ध और बुजुर्ग व्यक्ति जो वहां के समाज सतत गति से पहुंचता रहा। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ क्षेत्रों में भी जो गति हो सकती थी उतने तो नहीं पहुंचा, लेकिन एक ठीक ठाक गति मेंटेन करने की कोशिश सभी ने की। अब मैं अगर बात करूं कि एक छत्तीसगढ़ में जो बड़े नक्सली हमले हुए उसमें जवानों का शहीद होना या फिर कांग्रेस की फ्रंट लीडरशिप का खत्म हो जाना, विल पावर तो तब तक भी थी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं थी। मतलब रमन सिंह के टाइम पे सबसे बड़ा हमला कांग्रेस के फ्रंट लीडरशिप पर हुआ था, और रमन सिंह के टाइम पर एक बहुत बड़ा हमला जवानों के ऊपर भी हुआ। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि मतलब आप ये घोषणा कर सकें इस स्थिति में आने के लिए पिछले 1-1.25 साल में क्या बदला? नहीं तो ये घोषणा तो 2014 से 19 के टर्म में भी हो सकती थी, 19 से 23 के टर्म में भी हो सकती थी।
देखिए, एक समय था जब हम उन क्षेत्रों में जाते थे। मैं इनफैक्ट आपको नारायणपुर के अंदर के बेल्ट की बात बता रही हूँ। ठीक है, बहुत हाँ। दूर तक के सुरक्षा बल जवानों की पहुंच नहीं हो पाई थी। आज ये जो नियत नेल्लानार का जो नियत नेल्लानार अपना अच्छा ग्राम और ऐसे कई योजनाएं चली हैं। ये कभी गढ़चिरौली में भी होती थी, जो हाँ, महाराष्ट्र हाँ। बॉर्डर था, वहां पे दादा लोरा की खिड़की करके होती थी। तो उन योजनाओं का बहुत सकारात्मक इम्पैक्ट हुआ है उस क्षेत्र में। बीजापुर में जहां प्रत्येक हर प्रकार के आंदोलन होते थे, पिछले 2014 के बाद के चुनाव में भी जो स्याही को लेकर के बात चली थी, तो ये कई प्रकार के जो ब्रेन वॉशिंग एलिमेंट है वहां पे सबसे ज्यादा सक्रिय होते थे। आज मैं आपको बता दूं कि उस क्षेत्र में उस तरफ से भी हाथ सामने आया है। लोगों ने भी अपना सकारात्मक पहल किया है। लोगों के बीच में जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स वर्क कर रहे हैं, जो एप्रिसिएशन, जो अप्रेजल दिया जाना चाहिए, कहीं ना कहीं दोनों तरफ से पहल हुई है। यही वजह मतलब है ये है कि ग्राउंड साइकोलॉजिकल तैयार फ्रंट हो पर पाया इतना है। बड़ा चेंज अब तक शायद देखने को नहीं मिला, क्योंकि साइकोलॉजिकल फ्रंट बिल्कुल लड़ाई के भी नहीं, केंद्र ये में भी नहीं था। ड्रास्टिक चेंज है। ठीक है, जी। मैं आगे आऊंगा आपके पास, लेकिन सीबी यादव साहब, आपको भी मैं शामिल कर रहा हूं इस डिबेट में इस सवाल के साथ कि सरकार के दावे पर, अमित शाह के दावे पर कितना भरोसा, क्योंकि नक्सलवाद से कांग्रेस भी झुलसी है, ऐसा नहीं है कि नहीं झुलसी है, लेकिन खात्मे का स्टेज कभी नहीं आया। अब ये कहना कि 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 1 साल 10 दिन में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, इसे कांग्रेस किस रूप में देख रही है, या सिर्फ वो यही देख रही है कि सिर्फ हम पर वार कर लिए गए और एक दावा कर दिया गया? स्वप्निल जी, बातों से नहीं होता है, और ये जो समस्याएं हैं वो समस्याओं की जो जड़ है वो कोई ऐसा भी, जैसे आतंकवाद है वो एक बहुत ग्लोबल प्रॉब्लम है, कोई भारत ही उससे नहीं जूझ रहा है। नक्सलवाद की समस्याओं की जड़ के भीतर जो है वहाँ के जो संसाधनों का जो मामला है वो है, और वहाँ जो है शिक्षा है, वो सारी तमाम तरह की चीजें हैं। कोई आज की समस्या नहीं है, और उसको कोई ये कह दे कि मैं चुटकियों में खत्म कर दूंगा तो मूलतः वो समस्या को नकारना होता है। तो ये तो एक तरह से मैं कहूंगा कि दुस्साहसिक प्रकार का जो बयानबाजी होती है, तो बयानबाजी कोई खास मतलब नहीं होता। मतलब यह है कि ये इनके प्रयास है वो सतत रूप से हर सरकार ने अपने अपने क्षमताओं के हिसाब से, चाहे कोई भी सरकार रही हो, मुझे नहीं लगता कि कोई इसकी सरकार, चाहे कोई पार्टी हो, कभी वो आतंकवाद या नक्सलवाद से लड़ने में कोर कसर छोड़ी होगी। और मैं इसमें ये भी कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई कोर कसर, जो अभी मोदी सरकार है उसने भी नहीं छोड़ी, और पूर्ववर्ती सरकारों ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये एक सतत प्रयास के तहत होते हैं। लेकिन 2-3 चीजें तो बिल्कुल सामने है। जैसे आपके टॉपिक में आतंकवाद भी था, तो सत्यपाल मलिक जी जो बात कह रहे थे और जो आरोप लगा रहे थे, उनके जवाब तो देश को आना चाहिए ना। पुलवामा की घटना घटित हुई थी, अब जो कोई घटना घटित होती है, चाहे पूरी, आई एम सॉरी, मैं आज आतंकवाद के मुद्दे पर नहीं हूं, मैं नक्सलवाद पर ज्यादा स्पेसिफिकली मैंने इस डिबेट को बुलाई है। आप मेरे सारे टेक्स्ट भी देख सकते हैं, मैंने नक्सलवाद के आसपास ही रखे हैं, इसलिए सीबी भाई। लेकिन मैं एक पॉइंट मैं बोलना चाह रहा हूं, कुछ तो बदला होगा ना। आज तक एक बात बताइए, किसी सरकार के किसी बड़े चेहरे ने आकर ये नहीं बोला कि हम खत्म करने वाले हैं, पहली बार किसी ने कहा है, कुछ तो बदला होगा ना। देखिए, हर बार के आप पीछे भी जाके देखोगे तो नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई में हर सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता भी जताई है, और उसकी बहुत सारे हम कई कदम, 4 कदम आगे भी आए हैं। अब ये सरकार ने भी अच्छा काम किया, ठीक है, हम मतलब सब सरकारों की एक तारतम्यता होती है, लेकिन हम ये कह दें कि समस्या को जड़मूल और समूल खत्म कर देंगे तो 2 चीजें होती है। समूल खत्म होती है वहां के लोगों का विश्वास जीतने से, कि हम पूरा विश्वास जीत ले, वो हमारा समूल, और उनका पूरा हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में, हमारी पूरी व्यवस्थाओं में पूरा उनका समावेशन हो जाए, वो उसका समूल खात्मा है। ठीक है ना। तो वो बंदूक के बदौलत नहीं आ सकता। अगर कोई बंदूक की बदौलत किसी चीज को समाप्त करने की बात कर रहा था, तो फिर मुझे लगता है वो समस्या की मतलब एबीसीडी भी नहीं पता है। नक्सलवाद लेकिन सिर्फ बंदूक की तो बात ही नहीं है ना, योजनाएं, सड़कें, स्कूल, अस्पताल, ये सब गिनाए गए हैं। मसला ये था कि कौन इन सारी चीजों को वहां तक पहुंचा सकता है। अगर ये चीजें वहां पर पहुंची है तो जड़ पर हमला हो सकता था, तो शायद जड़ पर हमला हुआ है। देखिए, जो भी अमित शाह जी की भाषा है, उस भाषा में एक बंदूक का डर की बात है। मुझे एक दुनिया का देश, एक समस्या, मतलब हम कोई केस स्टडी भी तो देखे ना, और कोई हम इतिहास में भी तो देखे ना, जहां बंदूक की बदौलत किसी समस्या का खात्मा किया गया हो। नक्सलवाद की समस्या का खात्मा बंदूक की बदौलत कभी नहीं हो सकता। अगर कोई ये सरकार कहती है तो वो गिना रहे हैं यादव भाई, यही तो दिक्कत है ना कि वो सिर्फ बंदूक नहीं गिना रहे हैं। मणिपुर पे हम
अमित शाह सिर्फ हाँ, बंदूक नहीं गिरा रहे हैं। तो फिर मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूँ और मतलब सत्ता पक्ष से मैं पूछना चाहता हूँ, शिक्षा के रिफॉर्म में वहाँ क्या हुआ है? मतलब वहाँ क्या चीजें इम्प्रूवमेंट्स सी आए हुई है हैं, कि जो स्कूल्स पहुंचे हैं, हाँ, स्कूल्स पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ में तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ यादव भाई, देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। एक वक्त था जब स्कूल्स नहीं थे, स्कूल्स पहुंचे हैं, अब बच्चे पढ़ रहे हैं और वो भविष्य का सपना भी देख रहे हैं। और मैं उन स्पेसिफिक आदिवासी इलाकों के उन आदिवासी बच्चों की भी बात कर रहा हूं जिन तक सरकारें पहुंचने का दावा जरूर करती थी लेकिन पहुंच नहीं पा रही थी। आज वहां पर रोड्स पहुंची हैं, आज वहां पर अस्पताल पहुंचे हैं। हम ये कह सकते हैं कि वो क्योटो से या हमारे ही देश के दिल्ली मुंबई से टक्कर नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन छोटे शहरों से जैसे उज्जैन से या फिर रायपुर, बिलासपुर से, उनसे टक्कर लेने की स्थिति में वहां के नागरिक पहुंचे हैं। और ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि, और इसमें सभी सरकारों का कार्यकाल रहा है, ये किसी एक सरकार के टाइम पर नहीं हुआ है। मेरे साथ देखिए एक और गेस्ट जुड़ गई हैं, मैं उनको भी इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरे साथ इस वक्त सुमित्रा चोपड़ा जी हैं, राज्य सचिव है, मंडल सदस्य माकपा की। सुमित्रा जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। सरकार का दावा है कि वामपंथी उग्रवाद को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा मार्च 2026 तक। ये आपको क्या लगता है इसमें कि ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है? देखिए स्वप्निल जी, ये जो बात हमारे गृह मंत्री साहब ने कही है, हाँ, वहां क्या परिवर्तन उन्होंने किए हैं, क्या चेंजेस कर दिए उनकी। पहली बात तो ये है कि किसी भी जगह पर कोई भी आतंकवाद अगर पनपता है, अब माओवाद की आप नक्सलवाद की बात कर रहे हैं, तो नक्सलवाद क्यों वहां पनपा? नक्सलवाद को जो सपोर्ट वहां के आदिवासी क्षेत्रों में मिल रहा है, किस वजह से मिल रहा है, क्या उनके मुद्दे हैं, उनका हेल्थ के बारे में, उनके रोजगार के बारे में, उनके जंगल जमीन का उनके अधिकार के बारे में, वो सब चीजों पर क्या चेंज सरकार करेगी जिससे कि वो नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, हम भी चाहेंगे कि नक्सलवाद खत्म हो जाए, क्योंकि ये जो रास्ता अपना रखा, इस रास्ते से किसी का भला नहीं हो रहा है। लेकिन उन आदिवासी क्षेत्रों के अंदर जो कुछ उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन मूलभूत आवश्यकताओं की तरफ उनके जो मुद्दे हैं, उनको सरकार ने कैसे उठाया है, क्या किया है, इस बारे में तो कोई बात गृह मंत्री साहब ने कही नहीं है जहां तक मेरी जानकारी। और वो कह रहे हैं कि हम इतने समय में इसको खत्म कर देंगे, तो खत्म वो इसको कर देंगे, दूसरी तरफ जो कुछ और पनप रहा है इस देश के अंदर, उसका क्या होगा? आज जो देश जिस बारूद के ढेर पे खड़ा हुआ है, एक भगवा आतंकवाद जिस तरीके से फैल रहा है। नहीं, मैं आपत्ति ले रहा हूँ इस शब्द पे, मैं आपत्ति ले रहा हूँ इस शब्द पे, मैं आपत्ति इसलिए ले रहा हूँ, मैं आपत्ति ले रहा हूँ इस शब्द पर कि अभी ये डिबेट उस पर है ही नहीं। चीजों को ठीक किया जाए। सुमित्रा जी, आई एम वेरी सॉरी, मैं इस चीज पर अभी आपत्ति ले रहा हूँ। मैं मूल मुद्दे से नहीं भटक रही हूँ। नहीं, पर आप भगवा आतंकवाद बोल रही हैं, आतंकवाद या नक्सलवाद को कलर से न जोड़ा जाए। ये बातें जुड़ी हुई है आपस के अंदर। कौन सा आतंकवाद दिख रहा है आपको? ठीक है, ठीक है। जयपाल जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि देखिए, बेसिक स्तर पर डर क्या है? विचार कभी खत्म नहीं होते, आप भी इस बात को जानते हैं, मैं भी इस बात को जानता हूं कि विचार कभी खत्म नहीं हो जाते। वो लिटरेचर के थ्रू या लोकगीतों के थ्रू या ऐसे बहुत से तरीके होते हैं जिनके जरिए वो बने रहते हैं। आप समझ रहे हैं? अभी आप ये बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आप ये बात कर रहे हैं उन दूरस्थ इलाकों की, अभी तो आप अर्बन नक्सल्स और इन सबको इसमें शामिल ही नहीं कर रहे हैं। क्या ये एक्सेप्टेंस सरकार में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए स्वप्निल भाई, अभी सीबी यादव साहब कह रहे थे कि मतलब इस गन पॉइंट पे हम इसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन घुटने भी नहीं टेकने चाहिए ना। आप अमित शाह जी आते 2014 में हमारी सरकार बनी और आते ही तो नहीं बोला ना, आज 10 साल बाद में बोल रहे हैं, काम किया इसलिए बोल रहे हैं। आपके सामने ये ऑप्शन है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, जो आपके राइट है उस पर बात कीजिए, समाज में इससे है आप। तो सरकार ने, जैसा हमारी बहन बता रही थी अभी वहां पे, कि वहां पर जो रूरल एरिया है वहां पे जाके बता रही है कि ये चेंजेस आए, तो उन चेंजेस के आधार पर आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज जो नई जनरेशन आ रही है वो चीज को समझ रही है। और नहीं, जयपाल भाई, आप भी मेरे सवाल को समझिए ना। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि विचार के लेवल पर कैसे खत्म करेंगे? मैं वही कह रहा हूं, विचार के लेवल पर देखिए, आज जो उनका माइंड वॉश हुआ है, जिस फील्ड में वो जा रहे हैं, जहां पे जा रहे हैं, उनका हसर उनके सामने दिख रहा है कि ये व्यवस्था है, ये सिस्टम है, इस हिस्से में आप जाएंगे तो आपके पास में एजुकेशन है, आपके पास अच्छी सुविधाएं हैं, आप एक सामाजिक जीवन जिए।
और आपके लिए उपलब्ध करा रही है गवर्नमेंट ने, 10 साल वहां काम किया उस आधार पे कह रहे हैं। दूसरा उनके पास में ये है कि जो उनके पहले जो लोग कर रहे हैं उस आधार पे जाए, तो हम चाह रहे हैं कि जो आने वाली जनरेशन है उस चीज से दूर रहें और उस विचार को जो समाज की मुख्य धारा उसमें आए वो लोग इसमें सफल हुए और इसके आधार पे लगभग 10 साल का काम किया है। उसके आधार पर माननीय अमित शाह ने कहा है, एक दिन में ये नहीं कहा है। और ठीक है। आग की तरह जैसे कि मान लो नक्सलवाद आग मूंदने से नहीं खत्म हुआ है, मैं लिटरली कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने आग मूंद के इस समस्या को पनपने दिया। आज हमने काम नहीं, अब देखिए जयपाल भाई, अभी तो थोड़ी देर पहले आपने भी स्वीकार किया था कि सभी सरकारों ने सतत तरीके से इसमें प्रयास किए हैं, तो हमको एकदम से इस तरीके से इस मॉडल पे नहीं आना चाहिए। 2004 से लेके 2024 के आंकड़े अपने आप बता रहे हैं, आज अमित शाह जी ने दिए। नहीं तो दादा मैं आपको ये बता रहा हूँ, वो तो बता ही रहे, लेकिन ये भी तो बता रहे हैं ना कि जब मैक्सिमम टाइम रमन सिंह रहे तब सबसे ज्यादा नक्सली हमले हुए छत्तीसगढ़ में। गन पॉइंट पे मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने पहले कहा गन पॉइंट पे नहीं, जो हमने जो स्कीम से जो 4 सतत प्रक्रिया है उसके तहत हमने बताया, ठीक है, वहां पे जाके काम किया है, लोगों से संवाद किया है, लोगों को साथ में लिया है, युवाओं से बात की है। आपके पास में ये है चॉइस इज योर्स। ठीक है, नहीं पर इसमें एक चीज और है, मैं सुमित्रा जी से ये सवाल लूंगा, फिर यादव साहब के पास जाऊंगा, फिर वर्णिका जी के साथ डिबेट को खत्म करूंगा। सुमित्रा जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं, लिटरेचर के फॉर्मेट पे ये लाल सलाम या ये विचार खत्म होने वाला नहीं है। अगर वो खत्म भी हो रहा है तो उसके दोबारा जीने के कितने चांसेस हैं, जी उठने के कितने चांसेस हैं? देखिए, नक्सलवाद की आप बात करते हैं तो नक्सलवाद कोई क्रांति का रास्ता नहीं है। हाँ। ना ही नक्सलवाद से कोई समाजवादी व्यवस्था आएगी। सभी वामपंथी विचारधारा को एक साथ और एक ही नजरिए से देखना ये भी गलत है। हम भी कोई नक्सलवाद के पक्ष में नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि नक्सलवाद कहीं पनपता है। मैं अभी बात कर रही थी, आपने भाई साहब ने मेरी बात को बीच में टोक दिया। मैं कहती हूँ मणिपुर के अंदर मैतेई कुकीज का जो चल रहा है उसका इलाज कैसे कीजिएगा? और दूसरे जो आपको बुरा लगा ये शब्द कि भगवा आतंकवाद, क्या हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर, क्या हो रहा है पूरे देश के अंदर? महाराष्ट्र के अंदर अगर आप बात करना ही चाहती है ना तो मैं आपसे खुलकर बोल देता हूँ, ये बताइए महाराष्ट्र के अंदर पत्थर किसने उठाए, महाराष्ट्र के अंदर डंडे किसने उठाए, महाराष्ट्र के अंदर तलवारें किसने उठाई? फिर अब देखिए सुमित्रा जी, ये फिर इस स्तर पर नहीं जाना है। और जहां तक सवाल, देखिए ये तो बहुत बुरी बात है कि आप लोग गलत शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम को समझिए आप। सर आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोली, आप क्यों बोल रहे हैं? मैडम मैं सिर्फ आपको काउंटर कर रहा हूँ। आप एक बात बताइए, महाराष्ट्र में पत्थर किसने उठाए? नागरिक हूँ मैं, देश की नागरिक हूँ। ठीक है सुमित्रा जी, मैं आपको अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है, मैं उससे मना नहीं कर रहा हूँ। गलत बात आप डिरेल कर रहे हैं। जयपाल जी बोलिए, आप मुझे बोलने दीजिए ना, स्वतंत्र जी इनको रोकिए। जयपाल जी 2 मिनट रुकिए, जयपाल जी 2 मिनट रुकिए, जयपाल जी 2 मिनट रुकिए, लेट मी टैकल, मुझे टैकल करने दीजिए ना, मैं टैकल कर लूंगा, मुझे टैकल कर लेने दीजिए, कहते हैं भगवान, मुझे टैकल कर लेने दीजिए जयपाल भाई, मुझे टैकल करने दीजिए। और आपको बहुत बुरा लगा मैं बीच में बोल रही हूँ। सुमित्रा जी बात वो नहीं है। देखिए महाराष्ट्र का एग्जांपल इसलिए कोट मत कीजिए क्योंकि फिर आपको बुरा लगेगा, फिर आपको बुरा ये लग जाएगा कि मैं आपको बताऊंगा महाराष्ट्र में पत्थर किसने उठाए, डंडे किसने निकाले, धमकियां किसने दी, ये सब मैं आपको बताऊंगा तो आपको बुरा लग जाएगा। इसलिए हम रंगों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं प्रतीकात्मक तौर पर। मैंने अभी तक कोशिश की कि मैं लाल सलाम ना बोलूं। स्वतंत्र जी मैं आपकी बात का जवाब दे रही हूं कि ये जो विचारधारा की आप बात करते हैं, ये कोई विचारधारा इस तरह नक्सलवादी कोई विचारधारा नहीं है जो क्रांति लेके आए, जो समाजवादी व्यवस्था लेके आए। हम इसका पक्ष नहीं करते, लेकिन ये पनपता क्यों है कि जब उस एरिया के अंदर लोगों के हकों को नजरअंदाज किया जाता है, लंबे समय से उनके आदिवासी अधिकारों को जब नजरअंदाज किया जाता है तब ये चीजें पनपती हैं। ठीक है, अगर उनके अधिकारों को अब मैं आपको रोक रहा हूं सुमित्रा जी, अब मैं आपको रोक रहा हूं, आपकी बात आ गई। प्रोफेसर सीबी यादव, मैं आपसे भी ये बात पूछना चाहता हूं कि देखिए खतरा क्या है। खतरा यह है कि वो पढ़ा लिखा वर्ग जो अपने आप को एलीट कहता है, जो पीछे से पोक करता है, जो रणनीतियां बनाता है, क्या वो अभी भी टारगेट में है या नहीं? और ये सवाल कांग्रेस क्यों नहीं उठा रही है? ये सवाल मेरा कांग्रेस से है। तर्क बुद्धि जिस देश में खत्म हो जाए ना, वो देश का मतलब कोई सर्वनाश नहीं रोक सकता। आरएसएस और बीजेपी तर्क बुद्धि पे हमेशा से हमला करती आई है। यहाँ भी मैं आपको तर्क बुद्धि की बात करता हूँ। अगर नक्सलवाद को ये खत्म करने की बात करें तो पिछले 2 साल से मणिपुर जल रहा है। वो तो सरकार प्रायोजित और सरकार जनित समस्या क्रिएट की गई है। अच्छा। उसका जिम्मेदार कौन है? स्टेन स्वामी जो एक मतलब आदिवासियों के लिए काम करते हैं और वो जेल के अंदर मरते हैं और किस तरह की दर्दनाक यातनाएं उन्हें दी जाती है।
आप ऐसे तो नक्सलवाद को खत्म नहीं कर सकते ना। आपको क्या करना पड़ेगा, वही हेल्थ और एजुकेशन पे आपने क्या किया, जैसे यूपीए सरकार के दौरान ऑपरेशन रोशनी शुरू हुई, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ, ये नक्सलवाद के समाधान की दिशा में मतलब समूल रूप से नष्ट करने की दिशा के इंस्ट्रूमेंट है। बंदूक नहीं हो सकती है। हाँ, बंदूक एक झटका है कि हम उस समय की स्थितियों को निपटे, ठीक है, हमें नहीं या तो भाई सरकार ने। ठीक है, अब मैं आपकी बात भी आ गई। जयपाल जी, आप एक छोटा सा काउंटर दे दें, उसके बाद फिर मैं वर्णिका जी के पास जाऊंगा। छोटा सा काउंटर कर रहे हैं, उसमें एक नहीं अनेक स्टेट इनके दौरान गुजरे थे, वहां पर भी अम्ब्रेला स्कीम और कई स्कीमें चल रही है और स्कीमों के माध्यम से वहां पर यूथ के लिए काम किया जा रहा है। बहुत सारे यादव भाई प्लीज अच्छी खासी डिबेट चल रही है, टेस्ट मत बिगाड़िए प्लीज। नाम लेके तो मैं पंजाब का ले दूंगा, मैं एजुकेशन क्षेत्र में क्या पंजाब में कितने, ठीक है, नहीं ठीक है, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। आई एम सॉरी। वर्णिका जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। वर्णिका जी, मेरा सवाल देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। छत्तीसगढ़ में कई बार इस बात, 2 मिनट मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ प्लीज। जयपाल जी मैं आपको भी कह रहा हूँ, जयपाल जी अब आप चुप हो जाएं। यादव साहब आपसे भी विनती है, चुप हो जाइए प्लीज। जयपाल जी प्लीज अब रुक जाइए। वर्णिका जी देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, छत्तीसगढ़ में ऐसे कई चीजें आई कि जब महाराष्ट्र से यहां वहां से वो जो एलीट वर्ग नहीं होता था जो आकर पोक करता है, वो आता था। आपने देखा होगा कि कई स्टडी मटेरियल्स के साथ ये लोग आते थे। विचार के स्तर पर चीजों को खत्म करना, ये भी सरकार की प्राथमिकताओं में होना चाहिए। मुझे अभी ऐसा लगता है कि हम उस जंग की बात कर रहे हैं जो कि ग्राउंड पर भोले भाले आदिवासियों से जुड़ी है, उसके पीछे की जंग की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। मतलब नक्सलवाद खत्म करने की बात वहीं तक रुक गई है। नहीं, हम उन माओवादियों की बात कर रहे हैं। जब हम एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज की कल्पना करते हैं तो माओवादियों के तीनों जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमिटी से लेकर के हम उनके मिलिट्री विंग और जो फ्रंटल विंग है उन सब की बात करते हैं। अभी हम जिनके खात्मे की बात कर रहे हैं वो मिलिट्री विंग है और जो उनका फ्रंटल वर्क कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, उन सब की बात कर रहे हैं। हाँ। लेकिन आपने बहुत सही प्रश्न उठाया है कि ये जो मास्क्ड माओवादी हैं, Exactly. जो मास्क लगा के बैठे होते हैं, इनके लिए एनकाउंटर बहुत जरूरी है। और आज की जनता, सबसे अच्छी बात मैं आपको पहचानने लगूं कि इनको पहचानने लगी है। इसीलिए जैसे हम कोविड के समय में कहते थे कि 2 फीट दूरी, मास्क है जरूरी, बिल्कुल आज भी वही टैक्टिक्स हमको अपनानी पड़ेगी। मैम, लेकिन हम लोग सभ्य समाज में अगर हम नक्सलिज्म मिटाने की बात कर रहे हैं तो हम गन कल्चर की तो बात नहीं कर सकते, हम एनकाउंटर्स की बात तो नहीं कर सकते। इनको कौन एनकाउंटर करेगा? एनकाउंटर बोल रहे हैं आप। अरे मैं आपत्ति लेने के लिए बैठा हूँ यादव भाई, मैं आपत्ति लेने के लिए बैठा हूँ, मैं सवालों में उसको एनकलकेट कर लूंगा प्लीज। हाँ वर्णिका जी, आप लोग स्पष्ट बोल लीजिए तो सबको सुनाई में आएगा, या एक एक करके बोल रहे हैं तो हमको ऐसा लगेगा हाँ बुद्धिजीवी वर्ग का कुछ नहीं। वर्णिका जी, मेरा सवाल ये है, हाउ कैन एनकाउंटर बी अ सॉल्यूशन? मतलब हम एनकाउंटर कैसे बोल रहे हैं? हम गन कल्चर से विरोध की बात कर रहे हैं या क्या बात कर रहे हैं? नहीं, हम गन कल्चर से विरोध नहीं कर रहे हैं, हम विचारों का एनकाउंटर ये बात कह रहे हैं और अच्छे विचारों को इंसर्ट करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक बड़ा टारगेट अमित शाह ने रखा है सरकार के लिए, देखना है कि वो टारगेट किस हद तक अचीव होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।